आइडिया ये है कि बफर सॉल्यूशन जो है वो दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, जिसमें एक वीक एसिड होना चाहिए, एक उसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए। एक एग्जांपल मैंने आपको नहीं दी थी, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ऑल्दो कि ये एक सॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इज अ सॉल्ट, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को अगर आप देखें तो इसमें Na पॉजिटिव है और H2PO4 नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि जब ये वाटर में जाकर आयोनाइज होगा तो ये प्रोड्यूस करेगा H2PO4 नेगेटिव, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन। और ये जो डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन है, इट कैन एक्ट एज एन एसिड। उसकी वजह यह है कि डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन के अंदर दो हाइड्रोजन आयंस मौजूद, और जब ये प्रोटॉन लूज करेगा, प्रोटॉन लूज करने पर ये बनेगा सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट में HPO4 नेगेटिव 2, HPO4 2 नेगेटिव जो है ये इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस, ये इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। बिकॉज हर एसिड अपॉन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फॉर्म कॉन्जुगेट बेस। अब आप कहेंगे कि ये वैसे तो ये दोनों सॉल्ट हैं, यस दोनों सॉल्ट हैं, लेकिन पहले वाले सॉल्ट के अंदर दो हाइड्रोजन है, इसका मतलब है कि स्टिल इट हैज अ कैपेबिलिटी टू रिमूव प्रोटॉन। तो NaH2PO4 में ये जो H2PO4 नेगेटिव है, इट कैन एक्ट एज एन एसिड, एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन प्रोटॉन ये कन्वर्ट हो जाएगा HPO4 2 नेगेटिव में, और ये इसका कॉन्जुगेट बेस। और इन दोनों का जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर एक्ट करेगा एज बफर सॉल्यूशन। और आपको मैं एक बात बताऊं कि यह हमारे ब्लड की पीएच को कंट्रोल करता है। हमारे ब्लड के अंदर भी पीएच कंट्रोल करने के लिए बफर सॉल्यूशन मौजूद होता है, और हमारे ब्लड की पीएच को कंट्रोल करने के लिए जो बफर सॉल्यूशन यूज होता है, वो बफर सॉल्यूशन जो है सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट से मिलकर बनता है। तो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ बफर सॉल्यूशन। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और मैंने पिछली क्लास में डिस्कस की थी, और वो डिस्कस किया था कि हाउ डज पीएच इज कंट्रोल्ड अपॉन एडिशन ऑफ एसिड और अल्कली। पीएच, बफर सॉल्यूशन का काम क्या है कि ये पीएच को कंट्रोल करता है, और मैंने आपको ये बताया था कि पीएच को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है, पीएच को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मेंटेन रहे। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मेंटेन नहीं होगी, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन तब्दील हो जाएगी, तो पीएच वैल्यू भी तब्दील हो जाएगी। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है वो तब्दील हो जाएगी, तो पीएच वैल्यू भी तब्दील हो जाएगी। समझ में आई ये बात? तो पीएच कंट्रोल कैसे की जाती है, मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक बफर सॉल्यूशन है आपके पास, जैसे मैंने एग्जांपल ली थी बफर सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड, और ये इथेनोइक एसिड आपको बताया था कि इट टर्न्स टू CH3CO2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और दूसरा इसके अंदर हमने मिलाया था CH3CO2Na, Na पॉजिटिव CO2 नेगेटिव। और आपको मैंने ये भी बात बताई थी कि कॉन्जुगेट बेस जो हम डालते हैं बफर सॉल्यूशन में, बिकॉज बफर सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विच इज एक्चुअली अ कॉन्जुगेट बेस, लेकिन वो सॉल्ट जो होना चाहिए उसका सॉलेबल होना जरूरी है।
अगर वो पार्शियली सॉल्युबल है, अगर वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर आप उसको बफर सॉल्यूशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कंप्लीटली आयोनाइज होना जरूरी है टू फॉर्म CH3 CO2 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। इन दोनों का जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर बफर सॉल्यूशन। अब सवाल ये है कि हमारे बफर सॉल्यूशन में क्या क्या मौजूद होता है। मैं अब एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ। ये आपका मिक्सचर है बफर सॉल्यूशन का। इसमें आप देखें, ये जो एसिड है, ये एसिड पार्शियली डिसोसिएट हुआ है। इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ एसिड अभी पड़ा हुआ है सॉल्यूशन के अंदर। यानी बफर सॉल्यूशन के अंदर एक तो पड़ा हुआ होता है अनडिसोसिएटेड एसिड, एक बफर सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ होता है अनडिसोसिएटेड एसिड। तो अनडिसोसिएटेड एसिड पड़ा हुआ होता है। दूसरा इसमें पड़ा हुआ होता है, ये सॉल्ट तो कंप्लीटली आयनाइज हो गया। अच्छा, और ये कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब ये है कि मिक्सचर के अंदर जो दूसरी चीज मौजूद है वो कॉन्जुगेट बेस है। लेकिन ये कॉन्जुगेट बेस दो जगहों से प्रोड्यूस हो रहा है, एक एसिड से और एक सॉल्ट से। लेकिन आपको पता है कि एसिड पार्शियली डिसोसिएट होता है, तो पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ एसिड होने की वजह से जो कॉन्जुगेट बेस की असल सोर्स है, कॉन्जुगेट बेस की असल सोर्स है वो सॉल्ट। कॉन्जुगेट बेस की जो मेन सोर्स है वो सॉल्ट है। बिकॉज सॉल्ट जो है यहाँ पर एक्सेस में प्रोड्यूस कर रहा है, तो सॉल्ट इज नोन टू बी अ सोर्स ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस दो जगहों से आ रहा है, एक पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ एसिड से और एक कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट से। लेकिन कंप्लीट आयनाइजेशन की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस काफी ज्यादा होगी, लिहाजा जो इस सॉल्यूशन के अंदर आपको मिलेगा आयन, वो कॉन्जुगेट बेस मिलेगा और वो कॉन्जुगेट बेस सॉल्ट से आएगा। सो द मेन सोर्स ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज सॉल्ट। और तीसरी चीज जो उसके अंदर मौजूद है वो है H पॉजिटिव आयन। अब आप कहेंगे कि यहाँ सोडियम आयन भी तो है। यस, मौजूद है, लेकिन ये सोडियम आयन या पोटेशियम आयन्स जो हैं, ये इनर्ट आयन्स कहलाते हैं। और ये आयन्स दे कैन नॉट टेक पार्ट इन द चेंज ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन। दे कैन नॉट टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस। They are just available in form of ion in the aqueous solution and they don't have any role. यानी कि पीएच को चेंज करने में, पीएच को बढ़ाने में या कम करने में इनका कोई रोल नहीं होता। Now every buffer solution has these three ions or these three particles, और इन्हीं के दरमियान सारी कहानी बनती। बफर सॉल्यूशन पीएच को कैसे कंट्रोल करता है, वो इन तीनों चीजों पर डिपेंड करता है। अनडिसोसिएटेड एसिड, कॉन्जुगेट बेस एंड हाइड्रोजन आयन, इन तीनों का जो मिक्सचर है, दिस मिक्सचर इज बेसिकली यूज्ड एज और यूज्ड टू मेंटेन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। अब आपको मैंने ये बताया था कि जब आप किसी भी बफर सॉल्यूशन के अंदर एसिड डालते हैं, तो एसिड डालने से उसकी पीएच बढ़ जानी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब आप बफर सॉल्यूशन के अंदर एसिड डालते हैं, तो एसिड विल रिएक्ट विद कॉन्जुगेट बेस। आपने अगर इस बफर सॉल्यूशन के अंदर एसिड यानी H पॉजिटिव आयन डाला एक्सटर्नली, तो H पॉजिटिव आयन डालने से यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। इक्विलिब्रिया शिफ्ट टू लेफ्ट साइड, बैकवर्ड जाएगा, और ये इक्विलिब्रिया उस वक्त तक बैकवर्ड जाता रहेगा टिल all additional hydrogen ions are consumed।
एंड पीएच इज रीगेन। और इसको बैकवर्ड जाने के लिए जो कॉन्जुगेट बेस चाहिए, एसिड तो आपने डाला है, उस एसिड को H पॉजिटिव आयन को खत्म करना है, क्योंकि वो जो एडिशनल H पॉजिटिव आयन है, अगर वो खत्म नहीं होंगे तो पीएच चेंज हो जाएगी। और उन एडिशनल H पॉजिटिव आयन को खत्म करने के लिए हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस है, ये H पॉजिटिव आयन उस कॉन्जुगेट बेस से रिएक्ट करेगा और ये इक्विलिब्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और ये उस वक्त तक बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता रहेगा टिल all additional H positive ions are consumed and equilibria is regained। ये बैकवर्ड जाता रहेगा और ये उस वक्त तक बैकवर्ड जाएगा जब तक के all additional hydrogen ions are consumed and equilibria is regained। सिमिलरली अगर आप इस बफर सॉल्यूशन के अंदर अल्कली ऐड करते हैं, लॉजिकली आपको पता है कि अल्कली फौरन अटैक करेगा H पॉजिटिव आयन पर और वो H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, यानी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी अल्कली के एडिशन पर। जब H पॉजिटिव आयन कम होगा तो अब ये इक्विलिब्रिया राइट साइड पे शिफ्ट करेगा और ये उस वक्त तक राइट साइड पे मूव करता रहेगा टिल concentration of H positive ion is regained। उस वक्त तक ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहेगा टिल concentration of hydrogen ion is regained। So this is what about control of pH in case of buffer solution। तो ये बात बड़ी क्लियर कर लीजिए कि अगर आपका बफर सॉल्यूशन है और आप उसमें एसिड डालते हैं तो एसिड रिएक्ट्स विद कॉन्जुगेट बेस, और अगर आप उसमें बेस डालते हैं तो बेस रिएक्ट्स विद H पॉजिटिव आयन, और ये उस वक्त तक रिएक्ट करता रहेगा जब तक के कॉन्सेंट्रेशन दोबारा रीगेन नहीं हो जाती। और कॉन्सेंट्रेशन के रीगेन होने का मतलब ये है कि आपकी पीएच रिटेन करेगी, पीएच मेंटेन रहे। तो ये मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपको स्टिल इसमें कोई इश्यू है, कोई सवाल है, तो आप पहले पूछ लीजिए, फिर मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करवाऊंगा। किसी किस्म का कोई सवाल अगर आपके जहन में है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा जी, अब आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने डिस्प्ले किया है, ये पास पेपर का ही क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन फॉस्फेट मेक यूजफुल बफर फॉर बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय बफर सॉल्यूशन। वो तो आपको पता है। अब आप देखिए, ये बफर सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बना है, जो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। H2PO4 डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, और ये डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो रहा है HPO4 टू नेगेटिव हाइड्रोजन फॉस्फेट बाय द लॉस ऑफ वन प्रोटॉन।
तो ये जो आपके सामने मिक्सचर है ये एक्ट कर रहा है एज बफर सॉल्यूशन, बिकॉज ये एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस। अब आपको पीएच कैलकुलेट करनी है, पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.20 मोल पर डीएम क्यूब सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पर ये कंफ्यूज हुआ कि भाई ये सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट तो खुद सॉल्ट है। यस, ये सॉल्ट भी है और ये एसिड भी है। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। ये सॉल्ट भी है और ये एसिडिक कैरेक्टर भी रखता है। और दूसरा जो कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये देखें आप, एक हाइड्रोजन कम हो गया तो ये भी सॉल्ट है, लेकिन ये है कॉन्जुगेट बेस ऑफ डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, यानी H2PO4 है और HPO4 इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो ये एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस है, तो एसिड टर्न्स टू कॉन्जुगेट बेस। अब यहां आपको पहला काम ये करना होगा कि यू शुड फाइंड आउट pKa, और pKa फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है log ऑफ Ka, और नेगेटिव log ऑफ Ka आपको गिवन है डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का, जो यहां पर एज एसिड एक्ट कर रहा है। तो नेगेटिव log ऑफ 6.3 10⁻⁻8, आंसर बताइए। ओके, सो इट इज 7.20। और आपको मैंने प्रीवियस क्लास में फॉर्मूला बताया था पीएच का, कि पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, यानी कॉन्जुगेट बेस, टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट का मतलब यहाँ कॉन्जुगेट बेस है, और एसिड जो भी आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये H2PO4 वाला जो है ये एसिड है, और HPO4 वाला जो है वो कॉन्जुगेट बेस यानी कि एज सॉल्ट एक्ट करेगा। तो अब हम पीएच कैलकुलेट करते हैं बाय टेकिंग pKa विच इज 7.20 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट जो है कॉन्जुगेट बेस जो है वो HPO4 वाला है, यानी कि 0.10, और एसिड जो है वो H2PO4 वाला है, दैट इज 0.20। तो ये आपने पीएच कैलकुलेट कर लेनी है। आंसर बताइएगा। राइट, 6.90 is the pH of buffer solution. So this is how to calculate pH of a buffer solution. Hopefully आपको मेरी बात समझ में आ गई। Okay जी, now there is another question again. What do you understand by the term buffer? Buffer का मतलब वही buffer solution, same definition. Now the buffer use the buffer used in the pharmaceutical preparation is a solution containing sodium hydrogen phosphate and sodium dihydrogen phosphate. These salts contain
HPO4 2 negative and H2PO4 negative ion respectively, write equations to show how this buffer reacts with H positive ion. बफर सॉल्यूशन इन दो का मिक्सचर है, खुद कह रहे हैं वो HPO4 2 नेगेटिव और H2PO4, जिसमें H2PO4 एक्ट करेगा एज एन एसिड और HPO4 2 नेगेटिव एक्ट करेगा एज कॉन्जुगेट बेस। और बफर सॉल्यूशन के अंदर जब भी आप H आइन डालेंगे या OH नेगेटिव आइन डालेंगे तो pH मेंटेन होती है, pH रिटेन होती है, because all additional H positive ions are consumed। अब वो सवाल ये कर रहे हैं कि how this buffer reacts with H positive ion, यानी कह ये रहे हैं कि अगर आप इस बफर सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन डालेंगे तो क्या होगा। अब आपने H पॉजिटिव आयन डाला तो ये एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है, और मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ये दोबारा एक्सप्लेन कर चुका हूं कि बफर सॉल्यूशन के अंदर अगर आप H पॉजिटिव आयन डालेंगे तो वो H पॉजिटिव आयन हमेशा कॉन्जुगेट बेस से रिएक्ट करेगा ताकि वो इस्तेमाल हो जाए, ताकि वो कंज्यूम हो जाए और pH तब्दील ना हो। तो H positive ion इस केस में reacts with conjugate base which is HPO4 2 negative, और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा H2PO4 नेगेटिव में। दिस इज एन इक्वेशन कि हाउ हाइड्रोजन आयन रिएक्ट्स विद H positive ion when हाइड्रोजन आयन रिएक्ट्स विद बफर सॉल्यूशन। और जब ये बफर सॉल्यूशन है तो हाइड्रोजन आयन जब भी आप डालेंगे बफर सॉल्यूशन में तो हाइड्रोजन आयन ऑलवेज रिएक्ट विद कॉन्जुगेट बेस ऑफ बफर सॉल्यूशन। और सेकंड में आपने OH नेगेटिव आयंस डाले, तो अब ये OH नेगेटिव आयन चूंकि बेसिक है तो बेसिक पार्ट कभी भी बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, बेस रिएक्ट करेगा एसिड से। तो OH नेगेटिव आयन जो है रिएक्ट करेगा विद H2PO4 नेगेटिव के साथ, और ये H2PO4 जो कि एसिड है और एसिड अपना प्रोटॉन लूज करेगा तो OH नेगेटिव प्रोटॉन के साथ मिलकर H2O बनाएगा, और प्रोटॉन लूज करने के बाद जो बचेगा वो HPO4 2 नेगेटिव बचेगा। OH negative ion reacts with H2PO4 negative to form H2O plus HPO4 2 negative। तो ये दो इक्वेशंस मैंने लिखी हैं बेटा, अगर इसमें आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। मेरी कोशिश है कि जो क्लास में पिछली क्लास में अगर इतना बफर सॉल्यूशन क्लियर नहीं हुआ था तो आज की क्लास के अंदर ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि हम क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, वो एग्जांपल्स को रिकॉल भी कर रहे हैं, ताकि जो है वो चीजें कंफर्टेबल हो जाएं, आपकी साइड से चीजें कंफर्टेबल हो जाएं, आपको बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई इशू ना आए। राइट जी, होपफुली जो है वो सबको समझ में आ गया है, इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। अगला पार्ट जो है ये मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप देखिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें एक लॉजिक इन्वॉल्व है, होपफुली आप उस लॉजिक को कैच कर पाएंगे। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
राइट जी, होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा। जैसे मैंने कहा कि इसमें एक जो ट्रिकी बात है जो कि शायद आपको समझ में ना आई हो, इसने ये कहा है कि बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ द टू सोडियम फॉस्फेट सॉल्ट्स हैज अ पीएच ऑफ 7.2। देखिए, पीएच के फार्मूले में आपको पीकेए चाहिए और पीकेए के लिए केए चाहिए, तो क्वेश्चन में केए या पीकेए गिवन नहीं है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमें बताता है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ पीके। जस्ट टू रिकॉल, फॉर्मूला है पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड। अब यहाँ लिखा हुआ है कि इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है दोनों फॉस्फेट सॉल्ट की, यानी कि एक इनमें से एक्ट कर रहा है एज एन एसिड क्योंकि इसके बाद दो हाइड्रोजन है, और एक एक्ट करेगा यहाँ पर एज कॉन्जुगेट बेस यानी सॉल्ट। वैसे ये दोनों सॉल्ट्स हैं, लेकिन इनमें से एक एसिडिक सॉल्ट है और एक जो है वो उसका कॉन्जुगेट बेस। इक्वल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ 1 हो जाएगा, और लॉग ऑफ 1 जो है वो इक्वल टू 0 होता है, यानी pH इज इक्वल टू pKa। ये बात क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये बात क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किसी भी बफर सॉल्यूशन में अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और एसिड को इक्वल कर दें तो उस सॉल्यूशन की पीएच और पीके वैल्यू इक्वल हो जाएगी। यानी इन अदर वर्ड्स, एग्जामिनर आपको जो है इस क्वेश्चन में, एग्जामिनर इस क्वेश्चन में आपको जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि पीएच और पीके बराबर हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और एसिड इक्वल, तो एक्चुअली ये आपको ऊपर पीएच दे रहा है एंड दिस इज इक्वलेंट टू 7.20, जो कि एक्चुअली पीके के बराबर है। इनडायरेक्टली आपको इस स्टेटमेंट से पीके वैल्यू मालूम हो जाएगी, और अब फिर आप पीएच का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 7.20 पीके पुट करेंगे प्लस लॉग ऑफ concentration of concentration of टू फॉस्फेट सॉल्ट्स। अब ये जो टू फॉस्फेट सॉल्ट्स हैं, इनमें कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये सॉल्ट है, ये एसिड है, तो लॉग ऑफ 0.002 डिवाइडेड बाय 0.005। अब आप पीएच कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज आई थिंक अराउंड 6.80, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये एक एडिशनल कॉन्सेप्ट था जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा था, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन जरा मुख्तलिफ है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ द बफर फॉर्म्ड व्हेन 10 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब NaOH added to 10 cm क्यूब ऑफ 0.250 मोल पर डीएम क्यूब इथेनोइक एसिड, और पीके वैल्यू आपको गिवन। अच्छा, अब इश्यू ये है इस क्वेश्चन में कि आपको एक एसिड गिवन है और एक अल्कली गिवन है, सॉल्ट गिवन नहीं।
लेकिन हमें एक बात पता है कि जब आप किसी भी एसिड के अंदर सॉल्ट डालेंगे तो एसिड के अंदर सॉल्ट डालने से जो है, सॉरी, एसिड के अंदर अल्कली डालने से सॉल्ट फॉर्म होगा। तो जब आप 10 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर dm क्यूब NaOH डालेंगे into 10 cm क्यूब ऑफ 0.250 मोल पर dm क्यूब, इसका मतलब ये हुआ कि इसका 10 cm क्यूब और इसका 10 cm क्यूब, इसका 0.1 इसके 0.1 से रिएक्ट कर जाएगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि 10 cm क्यूब of 0.1 मोल per dm cube NaOH reacts with 10 cm cube of 0.1 मोल per dm cube इथेनोइक एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमेनिंग एसिड है वो रिमेनिंग एसिड है 0.15 मोल पर डीएम क्यूब। ये रिमेनिंग एसिड है भाई। 10 cm क्यूब एसिड का 0.25 इसलिए नहीं है कि जब आप एसिड के अंदर अल्कली डालेंगे तो बेटा वो अल्कली रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। आपने एसिड के अंदर सॉल्ट नहीं डाला, आपने एसिड के अंदर अल्कली डाला है। तो जब आपने अल्कली डाला तो जितना अल्कली डाला वो सारा रिएक्ट कर जाएगा एसिड के साथ। तो यही बात मैंने लिखी है कि 10 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब NaOH reacts with 10 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब एसिड। तो जो रिमेनिंग एसिड है दैट विल बी 0.15 मोल पर डीएम क्यूब, और जो सॉल्ट फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म, वो कितना होगा? दैट विल बी 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। इसलिए कि जितना अल्कली होगा उतना ही सॉल्ट बनेगा। तो 0.1 मोल पर डीएम क्यूब सॉल्ट फॉर्म हो। तो अब आप पीएच की निकालने के लिए pKa is 4.76 plus log of concentration of salt over concentration of acid। अब आप में से कुछ लोग फिर कंफ्यूज हुए होंगे कि मैंने 0.1 जो सॉल्ट फॉर्म्ड है उसको 2 से क्यों डिवाइड किया है। इसकी वजह यह है कि जब आप 10 cm क्यूब और 10 cm क्यूब को मिक्स करेंगे तो टोटल वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाएगा, और टोटल वॉल्यूम डबल होने का मतलब है कि जो कॉन्सेंट्रेशंस होंगी वो हाफ हो जाएगी। अगर आप इन दोनों को 2 से डिवाइड नहीं करते तब भी आंसर वही आएगा जो 2 से डिवाइड करने के बाद आएगा। लेकिन अगर आपने 2 से डिवाइड नहीं किया तो एग्जामिनर जो है वो कंसंट्रेशन के कॉन्सेप्ट को वहां नहीं रिप्रेजेंट करेंगे आप, और जब कंसंट्रेशन के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने 2 से इसलिए डिवाइड किया है कि जब आप NaOH और एसिड के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो टोटल वॉल्यूम 20 cm क्यूब हो जाता है। यानी कि जो एसिड की कंसंट्रेशन बचेगी 0.15 मोल पर डीएम क्यूब, असल में अब वो टोटल वॉल्यूम 20 के अंदर होगी। तो जो कंसंट्रेशन बचेगी एक्चुअली 20 cm क्यूब, यानी वॉल्यूम डबल होने की वजह से वो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। और इसी तरह सॉल्ट फॉर्म 0.1 होना चाहिए था अगर 10 cm क्यूब होता, लेकिन चूंकि 20 है टोटल वॉल्यूम इसलिए सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी हाफ हो जाएगी। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पीएच 4 पीएच जो निकाली है वो 4.58 निकाली है। दिस इज another way of asking question related to pH of buffer solution। अब पास पेपर में ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आते हैं।
आपको एग्जामिनर एसिड और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशंस डायरेक्टली नहीं देता, बल्कि वो इस तरह से क्वेश्चन को देता है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप किसी भी एसिड के अंदर अल्कली डालते हैं, तो एक्चुअली आप वहां पर सॉल्ट बनाते हैं, तो वो सॉल्ट जो बनेगा और जो रिमेनिंग वीक एसिड होगा, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे और बफर सॉल्यूशन खुद ब खुद बन जाए। इवन जब आप स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की टाइट्रेशन कर रहे होते हैं, उसके दौरान भी बफर सॉल्यूशन बनता है। फिर ये अलग बात है कि आप अल्कली डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, और वो एसिड रिएक्ट करता जाता है और आखिर में खत्म हो जाता है, तो फिर वो बफर सॉल्यूशन नहीं रहता। लेकिन बहरहाल बफर एक्टिविटी वहां भी ऑब्जर्व की जाती है। तो ये इनडायरेक्ट वे है टू आस्क और टू कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, कि इंस्टेड ऑफ गिविंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, एग्जामिनर आपको NaOH की कंसंट्रेशन या मोल देगा। आप पहले कैलकुलेट करोगे कि NaOH कितने एसिड को कंज्यूम कर देगा, कितना एसिड बच जाएगा, और जितना एसिड कंज्यूम हुआ उतना सॉल्ट फॉर्म होगा। तो ये सारे रिलेशंस आप कंपेयर करके देन यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप इसके कुछ क्वेश्चंस जो कि बुक में मौजूद हैं ऑलरेडी, और एक्सरसाइज में बुक की मौजूद हैं, आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। और फिर अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, अगली क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस पे बात कर लेंगे, ताकि ये बफर सॉल्यूशन वाला पार्ट और अच्छा क्लियर हो जाए। आप पढ़िएगा बफर सॉल्यूशन क्वेश्चन को। अगर कोई प्रॉब्लम है, बुक के अंदर कोई इश्यू हो, या अगर आपको अभी भी किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, तो अगली क्लास में डिस्कस